Hello students, now we have numerical 5.15. Let's see what we have in this numerical. Two bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface and tied to the end of a light string. A horizontal force 600 Newton is applied to A, B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? Let's see what we have. Dear student, we have the two cases. We have a surface, and on that surface we have the two masses 10 kg and 20 kg. 10 kg and 20 kg. Okay, this is to be our surface over which we have our two masses of 10 kg. This is to be our case 1 and this is to be our case 2. Both the masses are attached by a string. Masses are attached by a string. Now what we have a force of 600 Newton which is applied to A. Like we say, this is A and this is B. Okay, we have said this is A and this is B. You can consider this A and this B, that depend upon you, because it is not specified which is A and which is B. As 10 kg is written first and 20 kg written second, A is written first and B is written second. That's why I consider A as 10 and B as 20. Okay, चलिए. So हमसे कहा गया है कि we have a force of 600 Newton जो सबसे पहले A पर लगता है और एक बार B पर लगता है, और दोनों ही केसेस में हमें we have to calculate the tension. So in this case we have the force of F is equal to 600 Newton on A, and in this case we have the 600 force on body B. So in each case we have to determine the tension in the string. दोनों ही केस में हमें टेंशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो लेट फाइंड आउट. सबसे पहले प्यारे बच्चों, जब हम 600 का फोर्स लगा के इसको खींचेंगे A को, तो B भी इसके साथ आएगा. क्यों? बिकॉज दे आर अटैच बाय अ स्ट्रिंग. ठीक है, और जिस एक्सेलरेशन से A चलेगा उसी एक्सेलरेशन से B चलेगा, यानी दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा. यानी जिस एक्सेलरेशन से A मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से B मूव करेगा. सिमिलरली जब हम फोर्स लगाएंगे B पर, तो जिस एक्सेलरेशन से B मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से A मूव करेगा. ठीक है, व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर टाइड बाय अ स्ट्रिंग. आप चाहे फोर्स A पर लगाएं चाहे B पर लगाएं, दोनों ही केस में दोनों बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगी. ऐसा नहीं होगा एक बॉडी आगे चली जाएगी दूसरी बॉडी पीछे, नहीं. क्योंकि जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन में इंजन होता है, उसके पीछे कई सारे डब्बे होते हैं. तो जब इंजन फोर्स लगाता है तो उसके पीछे जितने भी डब्बे होते हैं, वो जिस एक्सेलरेशन से इंजन चलता है सभी डब्बे एक ही एक्सेलरेशन से चलते हैं. ओके, तो सिमिलरली ये बात होगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. देख लीजिए, वी हैव force is equal to मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स कितना है
600 मास कितना है, दिस प्लस दिस टोटल 10 प्लस 20 इंटू एक्सेलरेशन 600, ये कितना हो जाएगा बताइए, 30 इंटू एक्सेलरेशन, और यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा हाउ मच, 20 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों ही ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेंगे। इसमें देखिए यहां क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स वही 600 का अप्लाई हुआ है, मास 20 प्लस 10 टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन 600 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्सेलरेशन, और यहां भी प्यारे बच्चों जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दोनों ही 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करेंगे, मूव करते हैं। क्या बात समझ आ गई? बस अब हमें क्या निकालना है, टेंशन। अब टेंशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या तो ए को कंसीडर कीजिए या सिर्फ बी को कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो ए पर कितनी फोर्स है, 6 इधर और टी इधर, और बी पर केवल कितनी फोर्स है, टी। तो हम एक काम करते हैं, हम केवल बी को कंसीडर करते हैं। तो देखिए 4b, तो बी का क्या सिचुएशन है, देखिए ये हो गया बी 20 किलोग्राम, और इसके पास केवल ए की फोर्स है कितनी, टेंशन टी। चलिए, और इसका एक्सेलरेशन कितना है वो हमें मिल गया। तो जरा इस पर फोर्स लगाते हैं, F इज इक्वल टू एम ए का। तो फोर्स कौन है यहाँ पे, टेंशन T, मास कितना है 20, और एक्सेलरेशन कितना निकला इसके लिए 20। तो यहाँ से जो टेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 400 न्यूटन। ओके, चलिए इधर देख लीजिए, यहाँ अगर आप B को कंसीडर करते हैं तो इस पे दो फोर्स है, 600 और T। A को लेंगे तो A पर केवल एक ही फोर्स है, तो ये इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये आपके पास बॉडी A है 10 किलोग्राम, और इस पर इधर की तरफ क्या है, फोर्स है T, ठीक है। तो देख लीजिए F इज इक्वल टू ma, फोर्स का काम कौन करेगा, टेंशन, मास कितना है 10 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है 20, तो T इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों, इस केस में जो टेंशन होगी वो 400 होगी, और इस केस में जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो 200 होगा। तो दिस इज सिंपल एंड इजी न्यूमेरिकल, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। In the next numerical 5.16, what we have, two masses 8 kg and 12 kg are connected at the end of a light and extensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when masses are released. Now dear student, let's see what we have. We have a pulley, and over that pulley we have a string, just ऐसे, we have a string जिस पुली से ऐसे ओवर होके जाती है, ऐसे। And इस string से we have the two masses attached. We have the two masses. One is 8 kilogram and second is 12 kilogram. तो डेफिनेटली है जो 12 किलोग्राम वाला वेट है वो डाउनवर्ड आएगा, और जो वैसे तो दोनों के वेट किधर वर्क करेंगे, डाउनवर्ड, लेकिन जो 12 किलोग्राम है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो 8 किलोग्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम, बिकॉज दे आर अटैच्ड बाय द सेम स्ट्रिंग। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर टेंशन है T,
स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या आ जाएगा, T, ये हो जाएगा M1G और ये हो जाएगा M2G, जहां M1 कितना है 12 किलोग्राम और M2 कितना है 8 किलोग्राम। चलिए, तो इस केस में हमने इन द थ्योरी वीडियो वी हैव डिस्कस द मोशन ऑफ पुली। जो हमारे थ्योरी के वीडियोस थे वहां हमने पुली का मोशन स्टडी किया था। तो उसमें पूरे मोशन में जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो टेंशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हमने क्या किए थे प्यारे बच्चों, ड्राइव किए थे। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज, पुली का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 इंटू G। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो वैल्यू पुट करते हैं। M1 कितना है हमारे पास 12, M2 8, G को हम अपनी इजीनेस के लिए 10 ले लेते हैं। वैसे तो 9.8 होता है लेकिन अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 10 कंसीडर कर लेते हैं। 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 माइनस 8 become 4 upon 10 and that is 20, तो that become 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, A is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द acceleration of the pulley. Now tension, this is the first thing which we have to find out. Now the second, tension in string is, टेंशन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो 2m1 m2 g over m1 plus m2। this is the formula of tension in string। 2 m1 12 m2 8, g की वैल्यू 10 ले लिया, इधर 12 plus 8, this will become 2 into 12 into 8 into 10 over 20, this will become 96। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे then we can say that tension is equal to 96 Newton। so these are the required solution। तो आपसे केवल यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपको एक्सेलरेशन और टेंशन के फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए फॉर द मोशन ऑफ पुली। बाकी इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, दैट्स क्वाइट इजी। In the next numerical 5.17, dear student, what we have, a nucleus is at rest in the laboratory frame of reference so that if it disintegrate into two similar nuclei, the product must move in the opposite direction। देखिए प्यारे बच्चों, हमसे क्या बोला गया है, हमसे कहा गया है कि हमारे पास we have a nucleus, और जब ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूटना, बाय पार्ट्स होना। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, न्यूक्लियस ए एंड न्यूक्लियस बी। तो हमसे ये कहा गया है, पूछा गया है या प्रूफ करवाया गया है कि जब ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूटेगा तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो लेट डू द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा ये न्यूक्लियस है ये क्या है, एट रेस्ट। ओके, और इसका मास हम क्या ले लेते हैं, m n, मास ऑफ न्यूक्लियस।
इसका मास हम क्या ले लेते हैं Ma, और इसका मास हम क्या लेते हैं Mb, इसकी वेलोसिटी Va, और इसकी वेलोसिटी हम लेते हैं Vb। ठीक है, चलिए तो लेट डू द डेरिवेशन न्यूमेरिकल। ये जो न्यूक्लियस प्यारे बच्चों डिसइंटीग्रेट होता है, ये इसके अंदर खुद के अंदर एक एनर्जी होती है, उसी की वजह से होता है। यानी जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं आता है, ये न्यूक्लियस खुद ही अपने आप में क्या होता है स्प्लिट होता है। तो देखिए सिंस द डिसइंटीग्रेशन of nucleus is due to internal forces, hence external force is equal to 0। प्यारे बच्चों न्यूक्लियस का जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होती हैं इंटरनल फोर्स, उनकी वजह से होता है। यानी बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया 0, और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है, आपको मालूम है। तो यानी मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको जब पढ़ाया गया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो उसमें क्या बताया गया था कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना आए, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जिसमें हमने एप्लीकेशन किया था रिकॉइल ऑफ गन वाला। ठीक है, और ये वही आपको बताया था थ्योरी वीडियो में, ये भी आपको डिस्कस किया गया था। ठीक है ना, आप देखना थ्योरी वीडियो। तो मोमेंटम क्या हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम यानी बिफोर द डिसइंटीग्रेशन, तो मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है mn, और ये जो मास है वो क्या है रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम तो ये हो गया। अब आइए फाइनल मोमेंटम। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे पास दो मासेस हैं, एक तो क्या है a जिसकी वेलोसिटी क्या है va, और दूसरा मास क्या है b जिसकी वेलोसिटी क्या है vb। चलिए ये 0 हो जाता है, ma va प्लस mb vb। तो यहां से क्या आ जाएगा ma va इज इक्वल टू माइनस mb vb। आप चाहे माइनस यहां लगा दीजिए, ठीक है ना कहीं तो माइनस आएगा, तो मैंने इधर ले लिया है। तो प्यारे बच्चों जरा देखना, n क्या है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, m है स्केलर और वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि va और vb की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। नेगेटिव साइन शो दैट the direction of VA and VB are opposite। और यही हमें प्रूफ करना था कि जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा दो छोटे न्यूक्लियस में तो वे क्या करेंगे मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और यही आपने प्रूफ कर दिया है कि जो VA B और VA हैं दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसके जो टुकड़े होते हैं वे कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाते, वे हमेशा क्या होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। व्हाई? ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। In the next numerical 5.18 what we have
Two billiard balls, each of mass 0.05 kilogram, moving in opposite direction with speed 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to other? Dear student, let's see what we have. In the given situation, we have the two balls which are moving in the same direction, mass m1, mass m2, and both are moving toward each other, v1, v2. Okay, and when they move toward each other, they get कोलाइड. ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं और क्या होता है, कोलाइड हो जाते हैं. फिर हमसे कहा गया है आफ्टर कोलाइड m2 m1 रिबाउंड हो जाते हैं, यानी गेट रिबाउंड यानी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं. ठीक है, बाय द सेम वेलोसिटी. ठीक है, तो सिचुएशन आपको समझ में आ गया. व्हाट वी हैव द two masses m1 and m2 which are moving toward each other. दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं और क्या होते हैं, कोलाइड हो जाते हैं. और कोलाइड के बाद दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं बाय द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर द कोलिजन दो बातें मेन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती और वेलोसिटी चेंज नहीं होती. रिबाउंड का मतलब नॉट चेंज इन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वापस चले जाते हैं. लिख लीजिए इसका मतलब क्या होता है रिबाउंड का मतलब होता है मूव इन सेम डायरेक्शन विद या टर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन. रिबाउंड का मतलब होता है वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाना, टर्न हो जाना. चलिए लेट्स डू द सिचुएशन. तो व्हाट इज द इंपल्स, यानी इन दोनों ने एक दूसरे पर कितना इंपल्स अप्लाई किया. ठीक है, तो वी हैव, हमारे पास इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम, अब हम ये फॉर्मूला चाहे आप m1 के लिए अप्लाई कर दो चाहे m2 के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि उसने बोला है व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर, यानी m1 m2 पे जितना इंपल्स लगाएगा m2 भी m1 पे उतना ही इंपल्स लगाएगा. तो हम आंसर चाहे m1 से निकालें चाहे m2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम जो अपना आंसर कर रहे हैं वो m1 के लिए कर लेते हैं. ठीक है ना, तो m1 के लिए इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी यानी m1 v1 माइनस, अब जरा ध्यान देना मास तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट. तो हमें एक डायरेक्शन प्लस लेना होगा और एक डायरेक्शन क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा. तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको प्लस ले लो इसको माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो m v1 माइनस मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, v1 और विद निगेटिव साइन, क्योंकि v1 किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में और v1 किधर था, पॉजिटिव.
तो दिस विल बिकम m1v1 प्लस m1v1 यानी 2m1v1। 2 m की वैल्यू कितनी है 0.5 ओके। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 6। क्लियर? तो सॉल्व करेंगे इसको, व्हाट वी गेट, .06 वी गेट। यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द मोमेंटम जो m1 m2 पे लगाएगा या m2 m1 पे लगाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, लिख लेते हैं। इम्पल्स ऑफ m1 on m2 is equal to impulse of m2 on m1 is equal to 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। m1 m2 पर और m2 m1 पर इक्वल ही इंपल्स लगाएंगे और वो किसके बराबर होगा 0.6 के। आप चाहे आंसर m1 की हेल्प से फाइंड आउट करें या m2 की हेल्प से, सेम ही आंसर आएगा। In the next numerical 5.19, what we have, a shell of mass 0.020 kilogram is fired by a gun of mass 100 kilogram. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of gun? Let's see, dear student, what we have. It is one of the application of conservation of momentum. देखिए इसमें हमें क्या बोला गया है, we have a gun ओके तो और इस गन के अंदर we have a bullet जो गन का मास है, मास ऑफ गन इज इक्वल टू, गन का मास दिया हुआ है प्यारे बच्चों 100 किलोग्राम और मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0.020 किलोग्राम। और इनिशियली दोनों ही क्या है रेस्ट पे। इनिशियल गन एंड बुलेट आर इन रेस्ट। तो लेट डू द सिंस fired of bullet is due to internal force, hence external force is equal to 0, यानी momentum is equal to constant, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम में देखिए मास ऑफ गन इनटू 0, क्योंकि गन का मोमेंटम क्या होगा मास ऑफ गन इनटू गन की वेलोसिटी। तो इनिशियली क्या है रेस्ट में, तो 0 आएगा। ऐसे ही मास ऑफ बुलेट इनटू 0, क्योंकि बुलेट भी क्या है इनिशियली रेस्ट में है। शुरू में फायर्ड होने से पहले गन और बुलेट दोनों क्या है रेस्ट में, इज इक्वल टू, चलिए फाइनल मोमेंटम मास ऑफ गन। अब जैसे ही आफ्टर बुलेट फायर्ड, जब बुलेट क्या होती है फायर्ड होती है तो क्या सिचुएशन आती है, कि जो गन है
वो एक खास वेलोसिटी से पीछे की ओर जाती है और जो बुलेट है वो आगे की ओर मूव करती है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो बुलेट जो है वो आगे की ओर जाती है और गन पीछे की ओर रिकॉइल होता है। तो देख लीजिए, आफ्टर बुलेट फायर्ड, तो जो गन है वो एक सर्टेन वेलोसिटी से पीछे आता है और बुलेट एक सर्टेन वेलोसिटी से आगे जाती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन और एक को माइनस, तो हम क्या ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। चलिए, तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन माइनस Vg प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर फायर्ड द बुलेट, मोमेंटम आफ्टर फायर्ड द बुलेट। तो प्यारे बच्चों, दिस होल टर्म बिकम 0 इज इक्वल टू mg माइनस vg प्लस mb vb। ओके, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन यानी vg। तो mg vg इज इक्वल टू mb vb, vg इज इक्वल टू mb vb अपॉन mg। वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास कितना है 0.020, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 80 और गन का जो मास है वो कितना है 100। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा, जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 0.16 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, ठीक है। ये जो Vg है इसी को बोलेंगे रिकॉइल स्पीड, यानी कितनी वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ आता है। तो दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। In the next numerical 5.20, we have a batsman deflect a ball by an angle of 45 without changing its initial speed, which is equal to 54 km/h. What is the impulse imparted to the ball? Let's see, प्यारे बच्चों, what we have, the given situation. We have a bat, a batsman, which hit the ball. Okay, a ball whose mass is 0.15 kilogram move towards the bat with a certain velocity v is equal to 54 km/h, which is can be solved 15 meter per second। ठीक है, जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो बैट है इस बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है विद एंगल 45। दिस इज द गिवन सिचुएशन बाय द सेम वेलोसिटी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द impulse of bat on ball. So let's solve the given situation. We have the ball and moving of mass this with moving with velocity this and rebound by angle 45, okay, by the bat. तो सबसे पहले देख लीजिए हम इसमें क्या करते हैं, we have impulse is equal to
change in momentum. This is the formula we have. या ये कह सकते हैं the relation between momentum and impulse. तो we can say that final momentum minus initial momentum. Final momentum mass into final velocity minus mass into initial velocity. Okay, तो let's see what are the final and initial velocity. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बताया गया था कि इस फॉर्मूले में ये जो वेलोसिटी होती है फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन. इनका एक ही कोऑर्डिनेट होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, वी लेट्स ड्रॉ अ लाइन. ओके, सो दिस एंगल बिकम 22.5 and this angle also become 22.5 bisector of 45. Okay, so now this is the velocity vi and this is the velocity vf. Before hitting velocity vi, after hitting velocity vf. फोर्स लगने से पहले जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल होता है, और फोर्स लगने के बाद जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होता है. दिस थिंग वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ टाइम. सो इनिशियल वेलोसिटी v. अब मैं इस वेलोसिटी को, ये जो वेलोसिटी है, इसको घुमा के इस डायरेक्शन में लेके आता हूं. मैं इसको नाम दे देता हूं OP. इसको नाम दे देता हूं कंडीशन को A, इसको नाम दे देता हूं B. तो VI जो है कंडीशन A, तो VI किस डायरेक्शन में है, AO डायरेक्शन में. तो मैं VI को PO डायरेक्शन में अगर लेके आता हूं तो ये हो जाएगा VI cos 22.5. और ऐसे ही VF किधर है, OB डायरेक्शन में. तो मैं इस VF को जब इस डायरेक्शन में लेके आता हूं तो ये हो जाएगा VF cos 22.5. देख लीजिए मैंने क्या किया है, VI को 22.5 एंगल में रोटेट कर दिया है और VF को भी 22.5 एंगल में रोटेट करके VI और VF दोनों को PO डायरेक्शन में लेके आ चुका हूं. ठीक है, बस ये डायरेक्शन ऐसे, तो ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्शन इधर है. क्लियर हो गया? इसकी डायरेक्शन को आप जरा ध्यान दीजिएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VI. ओके, एंड this is the direction of VF. ठीक है, चलिए. Now let's see mass of ball वो कितना है, 0.15. VF कितना है, cos VF वेलोसिटी तो दोनों सेम ही है, 15 मीटर पर सेकेंड. तो दिस विल बिकम 15 cos 22.5 माइनस m. इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं. मास ऑफ बॉल 0.15 बॉल का मास. फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा 15 इंटू cos 22.5 माइनस मास ऑफ बॉल 0.15. इनिशियल वेलोसिटी को आप इधर लेकर आ चुके हो, 15 cos 22.5. अब प्यारे बच्चों देखिए, VI की डायरेक्शन किधर है, बैक की तरफ, और VF की डायरेक्शन क्या है, बैक से अवे. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें एक को प्लस और एक को माइनस. तो ये जो डायरेक्शन है इसको आप पॉजिटिव ले लो और इस डायरेक्शन को आप क्या ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए. तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस का VI. तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, तो वी गेट 0.15 इंटू 15 इंटू cos 22.5. चलिए, 2 इंटू 0.15 इंटू 15 इंटू cos 22.5 की वैल्यू होती है 0.92. and when you will solve all this data, so you will get 4.2. okay, so this is the required answer.
यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दिस इज वन ऑफ द numerical based on the conservation of momentum, and you can say that the impulse is equal to change in momentum। ठीक है, चलिए